मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है और मोटिवेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसफर होता है। अगर इस सबको जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने थ्योरी को सटीक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप जितना भी पढ़ेंगे, जितने भी लोगों से सुनेंगे, सुनते रहेंगे, इस टॉपिक को कोई आज तक पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। क्योंकि जब मैं एमपीएड में था तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी की थी और मैंने रिसर्च पर एक बुक भी लिखी थी। तो चलते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? If you are new to my channel, please like and subscribe, press bell icon button, then you will get future videos। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये टॉपिक मैंने कहाँ से लिया और क्यों लिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी ये टीजीटी का सिलेबस फिजिकल एजुकेशन का लेके चल रहा हूँ। इसी को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टॉपिक के कई सब टॉपिक कवर भी कर लिए हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो ये वाला है, प्रेरणा, सीखने का सिद्धांत, सीखने एवं सिखाना स्थानांतरित करने का नियम। और टीजीटी हर स्टेट में 80 to 90% सेम ही रहता है सिलेबस, थोड़ा सा स्टेट का सिलेबस चेंज हो सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक मोटिवेशन टाइप्स, लॉ ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। सो फर्स्ट, व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज द वर्ड डेराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव विच मीन्स नीड, डिजायर, वांट टू डेराइव द इंडिविजुअल। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द गोल। In the work goal context, the physiological factor stimulating the people behaviors can be desire, money, success, recognition, job satisfaction, team work। कहने का मतलब ये है, मोटिवेशन मोटिव शब्द से बना है और ये हर एक आदमी में अपना अलग हो सकता है। इसमें किसी की इच्छाएं भी हो सकती हैं, ज़रूरतें हो सकती हैं, वो आगे क्या करना चाहता है ये हो सकता है, और इस प्रक्रिया से वो अपने गोल को हासिल करना चाहता है। और फिजियोलॉजिकल फैक्टर को अगर देखें तो सबके काम करने का अलग अलग तरीका होता है। उस अलग तरीके के अनुसार किस तरीके के मोटिवेशन से वो कौन सी चीज़ पाना चाहते हैं ये जानने की ज़रूरत है। तो उसमें ये चीज़ें, डिज़ायर ऑफ मनी, मनी की इच्छा करना, सक्सेस पाना, पहचान, अपनी जॉब को अच्छे से करना या उसमें सेटिस्फाई रहना। टीम वर्क मीन्स एक ग्रुप को मोटिवेट करके उससे काम निकलवाना, इसको टीम वर्क कहते हैं। तो मोटिवेशन से क्या होता है, किसी के अंदर ऐसी एनर्जी देते हैं कि उसको लगता है कि वास्तव में वो इस लायक और इस काम को बेटर कर लेगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड एंड मेंटेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव फोर्सेस दैट एक्टिवेट बिहेवियर। In everyday use, the term of motivation is frequently used to describe why a person does something। अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो लक्ष्य उन्मुख व्यवहारों को आरंभ करके और मार्गदर्शन बनाए रखती है। प्रेरणा में होता क्या है? प्रेरणा में जैविक, भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञात्मक बल शामिल होता है जो व्यवहार को सक्रिय करता है। और रोजमर्रा में उपयोग होने वाला प्रेरणा का शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है जिससे किसी के बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किस लिए और क्यों वर्क करना चाहता है। यहाँ पर मैंने हिंदी में दे रखा है, जिनको भी हिंदी में समझना है इसको भी देख सकते हैं। बाकी मैं बता तो रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए देता हूँ कि जो दोनों तरीके के लोग हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशंस के कई टाइप्स होते हैं, इसके बारे में अगर मैं जितना बताऊँगा उतना कम रहेगा। फिर भी बेसिकली मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एक्सप्लेन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मीन्स आंतरिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा। और आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा से ही बहुत तरीके के मोटिवेशन बनते हैं। तो फर्स्ट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दिस इज व्हेन मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर टू मीट पर्सनल नीड्स। वी डू थिंग्स वी डू बिकॉज वी एंजॉय देम, नॉट बिकॉज वी हैव टू। दिस इज व्हेन मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स टू मीट पर्सनल नीड्स। वी डू थिंग्स वी डू बिकॉज वी एंजॉय them, not because we have to। Intrinsic means internal of inside of yourself। When you are intrinsically motivated, you enjoy an interest, a course of study, of skill developments solely for the fulfillment of education and having fun। MS is the career field that really touch the intrinsic motivation, which are not going to retire mansions or private jets। Instead, we get our satisfaction from helping others and being the best part of their। इसको कह सकते हैं कि आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, यह तब होता है जब व्यक्ति जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरणा अंदर से आपको मिलती है। हम वो काम करते हैं जो हम करते हैं, या कह सकते हैं कि क्योंकि हम उस काम में आनंद ले रहे हैं, हम इसलिए काम को नहीं करते हैं कि वो काम हमें करना ही है। यह तब होता है जब व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरणा अंदर से मिलती है। हम वो काम करते हैं जो हम करते हैं और जिसमें हमको आनंद मिल रहा है, इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि
वो काम हमको करना ही है। अगर वो काम हमको ज़बरदस्ती कराया जाए तो उसमें हमको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जब हमको अंदर से लगता है कि नहीं ये काम करना चाहिए, नहीं ये वीडियो मुझे आप लोगों के लिए बनाना चाहिए, तो ये वीडियो मैं बेस्ट बना पाऊंगा। अदरवाइज अगर मैं ज़बरदस्ती करूँ तो हो सकता है मैं ना बना पाऊँ। और आंतरिक का अर्थ यही होता है कि आंतरिक या अपने भीतर जब आप अंदर से प्रेरित होते हैं तो आप केवल शिक्षा पूर्ति और मौज मस्ती के लिए रुचि, अध्ययन के पाठ्यक्रम या कौशल विकास का आनंद लेते हैं। इसका मतलब ये होता है। और जो यहाँ पर EMS दिया गया है, EMS एक करियर क्षेत्र है जो वास्तव में हमारी आंतरिक प्रेरणा को छूता है। हम हवेली या निजी जेट के साथ तो ऐसा है नहीं कि हम अपना काम छोड़ देंगे। इसके बजाय हमें दूसरों की मदद करने या सबसे बुरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बनने से संतुष्टि मिलती है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। इसका मतलब आपको अंदर से प्रेरणा हो रही कि नहीं इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये जो अंदर से आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, इसके करने से ये होगा, वही आंतरिक प्रेरणा होती है। देखते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या बाहरी प्रेरणा क्या होता है। दिस इज व्हेन मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स आर गिवन आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स। दिस इज व्हेन मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर गिवन आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स, सरली और praise or good examples. This types of motivation is everywhere and frequently used within society. When you are motivated to perform, achieve, learn to do something based on a highly considered outcome rather than for the fun, development or personal fulfillment, you are being extrinsically motivated. या इसको आप कह सकते हैं कि बाहरी प्रेरणा या तब होता है या यह बाहरी कारकों के द्वारा होता है जब प्रेरणा बाहरी कारकों से आती है जो दूसरों द्वारा दिए या नियंत्रित होते हैं, जैसे कि वेतन मिल रहा है और आपको प्रशंसा हो रही है। इस प्रकार की प्रेरणा आपको हर जगह मिलेगी। समाज के भीतर ये आप उपयोग की जाती है जब आप मस्ती, विकास या व्यक्तिगत पूर्ति के बजाय अत्यधिक विचार किए गए परिणाम के आधार पर कुछ करने या हासिल करने या सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, तो आपको बाहरी रूप से प्रेरित किया जाता है। और बाहरी प्रेरणा का मतलब क्या है, जैसे आप किसी क्रिकेटर को ज़्यादा देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे भी क्रिकेट खेलना चाहिए। या आप किसी आर्मी मैन को देख रहे हैं, किसी सोल्जर को देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मुझे भी ये करना चाहिए या मुझे भी उसके जैसा होना चाहिए। तो ये जो उसको देख के, किसी को देख के ये सब चीज़ें जो अंदर आती है ना, वो सब एक्सटेंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। एक्सटेंसिक मोटिवेशन जो होता है दूसरों की तरफ से हमें मिलता है। जैसे दूसरों की तरफ से हम जब काम करते हैं तो हमें वेतन मिलता है, हमने अच्छा काम किया तो प्रशंसा मिली है। जो दूसरों की तरफ से मिलता है ना, ये सब एक्सटेंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा भी यहाँ पर कई तरीके के मोटिवेशन दिए गए हैं। इंसेंटिव मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, पावर मोटिवेशन, फियर मोटिवेशन, एफिलिएशन मोटिवेशन, कॉम्पिटेंस मोटिवेशन, एटीट्यूड मोटिवेशन, पेंटेंसी मोटिवेशन। तो ये इस तरीके से अगर आप मोटिवेशन काउंट करेंगे तो जीवन भर काउंट करते रहेंगे, मोटिवेशन खत्म नहीं होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसको आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी किया है, आप इसको देख सकते हैं हिंदी में अच्छे से। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर मोटिवेशन ट्रांसफ़र की 2 थ्योरी ली हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, कम शब्दों में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ पर एक मैंने मास्लो की नीड थ्योरी ली है और मैंने एक 2 फैक्टर थ्योरी ली है। ये 2 के माध्यम से आपको बताएंगे थोड़ा सा कि मोटिवेशन क्या क्यों और कैसे होता है। अब मास्लोस की थ्योरी को देखते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज अ गोल डायरेक्टेड मोटिवेशन काज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इट इज थ्रू मोटिवेशन दैट नीड्स कैन बी हैंडल एंड टैकल पर्पजली। This can be understood by understanding that hierarchy of need by manager. The need of individual serves as a driving force of human behavior. Therefore, manager must understand that hierarchy of needs Maslow has proposed. The need hierarchy model. अब यहाँ पर क्या है, इस मॉडल को क्या है मैं बताता हूँ। अब जो इंसान का व्यवहार होता है उसका एक वो कह सकते हैं कि लक्ष्य निर्देशित होता है, और हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमको उस चीज़ की प्रेरणा मिलती है, तो हम उस लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। और लक्ष्य भी हमारे प्रेरणा के माध्यम से मिलता है कि किसी ने अच्छा किया तो हमें लगा कि हमको भी ये करना चाहिए। यह प्रेरणा के माध्यम से की ज़रूरतों को जानबूझकर संभाला और निपटाया जा सकता है। इसे प्रबंधक द्वारा आवश्यकताओं के अनुसार समझकर समझा भी जा सकता है। व्यक्ति की आवश्यकताएं व्यक्ति व्यवहार में एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती हैं। अब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें वो काम करना होगा, हमें अंदर से प्रेरणा मिलेगी या कहीं किसी को देख के प्रेरणा मिलेगी कि वो काम करना चाहिए। तो ऐसे ही एक प्रबंधक को ज़रूरतों के पदानुक्रम को समझना चाहिए। मास्लो ने द नीड हायरार्की मॉडल जो प्रस्तावित किया वो इसी थ्योरी पर प्रस्तावित किया है कि बिना नीड्स मतलब जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तब तक हम किसी चीज़ को करना पसंद नहीं करते हैं। अब चाहे वो हम बाहर की चीज़ को देखकर हमें वो ज़रूरत महसूस हो उसके लिए हम काम करें,
या हमें पर्सनली उसकी बहुत ज़रूरत हो और हमें अंदर से प्रेरणा मिले तब हम उसके लिए काम करें। तो यहाँ पर यही कुछ इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं कि किस किस चीज़ की कैसी ज़रूरत होती है। अब इसको आप समझ सकते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे कि इसमें आप भोजन हुआ, वस्त्र हुआ, आश्रय, वायु, जल, ये सब शामिल हैं। ये आवश्यकताएं मानव जीवन के अस्तित्व और इनका रखरखाव के संबंध में हैं, क्योंकि भाई अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिली तो आपका जीवन संकट में है। सेकंड इज सेफ्टी नीड्स। ये ज़रूरतें इंसान के लिए ज़रूरी हैं। हर कोई सेफ्टी चाहता है, चाहे वो खतरे से सुरक्षा हो या नौकरी से सुरक्षा है या अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए, तो सेफ्टी नीड्स भी होती है। सोशल नीड्स में क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसे समाज में रहना है, तो इसे समाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ज़रूरत के लिए इसे प्रेम, स्नेह, अपनात्व और मित्रता, वार्तालाप, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्टीम नीड्स मीन्स अपने सम्मान को बचाने के लिए अपने सम्मान की ज़रूरत। जैसे मैं टीचर हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं टीचर हूँ तो मुझे अपना सम्मान बनाने की ज़रूरत हो, तो मैं अच्छा बिहेव करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ, चाहे कॉलेज में हो या कॉलेज के बाहर, कोशिश यही रहती है। ये ज़रूरतें दूसरों से आत्मसम्मान और मान्यता और सम्मान की इच्छा से संबंधित होती हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसको आप कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार की ज़रूरतें। ये उच्चतम क्रम की ज़रूरतें होती हैं और अधिकतर ये ज़रूरतें उन लोगों में पाई जाती हैं जिनकी पिछली ज़रूरतें पूरी हो चुकी होती हैं, पिछली 4 ज़रूरतें पूरी हो चुकी होती हैं और इनमें समाज सेवा और ध्यान की आवश्यकता शामिल होगा। ये भी कह सकते हैं इनकी पहले ज़रूरतें सारी पूरी हो चुकी हैं, अब इनके पास करना क्या है, तो समाज सेवा और ध्यान की आवश्यकता है कि अब आप समाज सेवा करें और ध्यान दें, चाहे अपने शरीर पर ध्यान दें या लोगों पर ध्यान दें, समाज पर ध्यान दें। तो कुल मिला के मास्लो की नीड्स हायरार्की जो थ्योरी हुई, इसमें अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप कुछ भी करना नहीं चाहेंगे और नीड्स के हिसाब से ही आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो अंदर से आए तब आप उसको करना चाहें या किसी को देख के वो आपको मोटिवेशन मिले तब आप करना चाहें। तो ये थ्योरी हो गई मास्लो की। अब नेक्स्ट एक और थ्योरी देखते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी में दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से और इसको समझ भी सकते हैं कि मास्लो की थ्योरी के लिए कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नीड्स की थ्योरी है तो सारी नीड्स यहाँ पर दी हैं हिंदी में। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं हाइजेनबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। इसके अनुसार क्या होता है, अब यहाँ पर फिगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ मोटिवेशनर्स हैं, दूसरी तरफ हाइजीन फैक्टर, दोनों से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करें। फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग इज 2 फैक्टर थ्योरी कंक्लूड दैट कंटेंट फैक्टर्स इन अ वर्क प्लेस रिजल्ट इन जॉब satisfaction while others hygiene factors if absent lead to dissatisfaction but are not related to satisfaction. The name hygiene factors are used because like hygiene the presence will not improve health but absence can cause health deterioration. The factor that motivated people can be changed over their lifetime. Some motivating factors or achievement, recognition, where it's self-responsibility, advancement and growth. Some hygiene factors like dissatisfiers, where company policy, supervision, working condition, interpersonal relations, salary, status, job security and personal life. अब ये क्या कह रहे हैं ये आप समझने की कोशिश करें। फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग का जो 2 सिद्धांत निष्कर्ष यह है, मीन्स आप कह सकते हैं इसका रिजल्ट ये है कि जैसे एक काम करने की जगह है तो वहाँ पर कुछ लोग अपनी नौकरी से संतुष्ट हो सकते हैं, ठीक है, बट वहाँ पर अगर साफ सफाई नहीं है या कह सकते हैं कि स्वच्छता कारक अगर अनुपस्थित है तो उसे असंतोष का कारण मानते हैं। मीन्स वो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है कि वर्क प्लेस जगह हमारी अच्छी है, नौकरी अच्छी है, सब कुछ सही, मगर वहाँ अगर साफ सफाई नहीं है तो उनके असंतोष का कारण बनता है, लेकिन संतुष्टि से संबंधित नहीं है। जैसे एक कार्यालय में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनका पूरी सेटिस्फेक्शन से काम कर रहे हैं, पूरी संतुष्टि कि हम यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जब वहाँ पर गंदगी होती है तो उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वहाँ पर जब साफ सफाई का उपयोग किया जाता है तो उससे उनको जो फ़ायदा क्या मिलता है, साफ सफाई से उनके स्वास्थ्य में सुधार तो नहीं होता, मगर ये पता रहता है कि अगर साफ सफाई नहीं की, यहाँ पर गंदगी रही तो जरूर हमारे शरीर को प्रॉब्लम होगी या हमारे स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बन सकती है। तो उन्होंने 2 फैक्टर बनाए, एक तो आप जहाँ कार्यालय में काम करें, ठीक है, वहाँ पर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और दूसरी चीज़ वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन होगा और साफ सफाई होगी तो वहाँ का माहौल अच्छा रहेगा और लोग काम कर पाएंगे। अगर सेटिस्फेक्शन है, साफ सफाई नहीं है तो स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, तो प्रॉब्लम होगी, तो माहौल बिगड़ेगा और लोग काम नहीं कर पाएंगे, अधिकतर कार्यालय में लोग अनुपस्थित रहेंगे। तो बस 2 ही फैक्टर थे इनके। पहला था मोटिवेशन, ठीक है, काम कर रहे हैं, मोटिवेशन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन आ रहा है। दूसरा, उस जगह में साफ सफाई है
तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। यहाँ मैंने हिंदी में भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिया है, कुछ दावा करने के लिए प्रेरक कारक संतोषजनक थे और लोगों को प्रेरित करने वाले कारक उनका जीवन बदल सकते हैं। कुछ लोगों का दावा है किए गए प्रेरक कारक संतोषजनक थे, उपलब्धि, मान्यता, स्वयं कार्य, जिम्मेदारी, उन्नति, विकास। कुछ स्वच्छता कारक असंतुष्ट थे, कंपनी की नीति, पर्यवेक्षण, काम की स्थिति, पारस्परिक संबंध, वेतन स्थिति, नौकरी की सुरक्षा, व्यक्तिगत जीवन। तो यहाँ 2 फैक्टर थ्योरी में वर्क प्लेस में काम करने की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, और साफ सफाई की संतुष्टि दोनों जरूरी हैं और दोनों को मिला के 2 फैक्टर थ्योरी बनाई गई। अब देखते हैं ट्रांसफर लर्निंग थ्योरी क्या होती है। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग occur when people apply information, strategies and skill they have learned to a new situation or context. Transfer is a not discrete activity but is rather an internal part of the learning process. क्या नियम है? सीखने का स्थानांतरण तभी हो सकता है जब आप कोई चीज नई सीखो या कोई जानकारी हो, चाहे रणनीति हो या कौशल, कोई स्किल हो। जब आप कुछ नया सीखते हो तो उसी को ही दूसरे में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हो। तो यह कोई अलग विधि नहीं है, जो आप सीखोगे वही तो आप ट्रांसफर करोगे। बल्कि आप कह सकते हैं कि जो थ्योरी ऑफ ट्रांसफर लर्निंग की है वो जब हम किसी से सीखते हैं उसमें थोड़ा सा बेटर करके दूसरों को ट्रांसफर करते हैं, बल्कि यह सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया होती है। द वर्ड ट्रांसफर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पास्ट लर्निंग अपॉन प्रेजेंट एक्विजिशन इन द laboratory and in the outside world. How well and how rapidly we learn anything depends of a large extent upon the kinds and amount of things we have learned previously. In a simple way, transfer may be defined as the partial or total application or carryover of knowledge, skills, habit, attitudes from one situation to another situation. यह जो हमने पहले सीख रखा है उसके अनुभवों का वर्णन करता है। जैसे प्रयोगशाला में बाहरी दुनिया में हम कितनी अच्छी तरह और कितनी तेजी से सीखते हैं, यह काफ़ी हद तक उन चीज़ों के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है जो हमने पहले से सीखी है। कहने का मतलब है जैसे हम कोई प्रयोगशाला में गए हैं तो प्रयोगशाला में हम प्रयोग कर रहे हैं, मगर प्रयोगशाला में जाने से पहले भी हमको लेक्चर या थ्योरी के माध्यम से चीज़ें बताई जाती हैं कि देखो प्रयोगशाला में जाकर आपको ये करना है। तो जब हमें ये चीज़ पहले से पता होती तब हम प्रयोगशाला में जाके अच्छा कर सकते हैं या किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब हमको डायरेक्टली किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करने के लिए बोल दिया जाए जो हमने पहले से नहीं पढ़ा तो हम उसमें नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम वही चीज़ें सीखते हैं और सिखाते हैं जो चीज़ें हमने पहले किसी से ले रखी हैं और उसके अपने अनुभव से उसको बेटर किया है और उसको हम अपने से दूसरों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक उन चीज़ों के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करती है जो हमने पहले सीखी है। अगर इसको सरल तरीके से कहें तो आंशिक या कुल आवेदन या ज्ञान, कौशल, आदतों, दृष्टिकोण को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फिर से वही बात आ सकती है कि हमारी आदतें, ठीक है, हमारा नॉलेज, हमारा स्किल, हमारी आदतें, हमारा एटीट्यूड हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हो सकता है सारी चीज़ें ना ट्रांसफ़र हो, मगर जो हमारे साथ वर्क करेगा कुछ चीज़ें तो उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगी। या किसी बच्चे को हम कुछ चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे अंदर की बहुत सी चीज़ें उसके अंदर ट्रांसफ़र होंगी अगर कंटिन्यू हमारे साथ वो रहता है, पढ़ता है, वर्क करता है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब ये है जो आपने सीखा है दूसरों में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के 3 टाइप्स दिए गए हैं। वैसे तो इसके बहुत से टाइप्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पर दिन भर आप पढ़ते रहोगे, दिन भर लोग लेक्चर देते रहेंगे। बड़े बड़े मोटिवेशनर आप देखिए यूट्यूब पर हुए या फेसबुक पर हुए, तो उनके पास आप बैठे रहेंगे, उनको दिन भर आप सुनते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा और वो अलग अलग तरीके से आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो आप लर्निंग ट्रांसफ़र करते हैं वो पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और न्यूट्रल भी हो सकती है या कहें जीरो भी हो सकती है। तो क्या है इसमें देखते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है। वेल लर्निंग इज वन सिचुएशन फैसिलिटीज लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। इट इज नोन एज पॉजिटिव ट्रांसफ़र। फॉर एग्जाम्पल, स्किल इन प्लेइंग वायलिन फैसिलिटेट learning to play piano, knowledge of mathematics facilitate to learn physics in better way, driving a scooter facilitates driving a motorbike। अब पॉजिटिव ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पर ये इन्होंने बताया है कि जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सीखने में आसानी हो तो उसको पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे अगर आप वायलिन बजाना सीख रहे हैं, ठीक है, आप वायलिन बजाना सीख रहे हैं तो वायलिन बजाने से ये होगा
कि आपको पियानो भी बजाने में आसानी हो सकती है। अगर आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स में भी मदद मिलेगी। अगर आप स्कूटर चला रहे हैं तो आप मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर या सकारात्मक स्थानांतरण। सेकंड इज अ नेगेटिव ट्रांसफर। व्हेन लर्निंग ऑफ द वन टास्क मेक्स द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क हार्डर, इट इज नोन एज नेगेटिव ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग तेलुगु, हैंडलिंग द लर्निंग ऑफ मलयालम। जब एक कार्य को सीखने से दूसरे कार्य को सीखने में प्रॉब्लम आने लगती है, कठिनता हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण या ऋणात्मक स्थानांतरण। जैसे तेलुगु बोलना मलयालम सीखने में बाधक है। ठीक है, आप तेलुगु बोल रहे हैं तो मलयालम सीखने में बाधक है। या तो आप पहले तेलुगु भाषा का ही अच्छे से ज्ञान ले लें या पहले मलयालम का ले लें। जब तक किसी एक भाषा को अच्छे से नहीं जान लेंगे दूसरी को सीखने की कोशिश ना करें, नहीं तो ना तेलुगु आएगी ना मलयालम आएगी। थर्ड देखते हैं न्यूट्रल ट्रांसफर। व्हेन लर्निंग ऑफ द एक्टिविटी नादर फैसिलिटेट्स nor hinders the learning of another task, it is a case of neutral transfer. It is also called as zero transfer. For example, knowledge of history is no way affect learning of driving a car or scooter. मतलब इस पर क्या है, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको न्यूट्रल ट्रांसफर कहा गया है। जैसे जब एक गतिविधि को सीखना दूसरे कार्य में सीखने में ना तो सुविधा प्रदान करता है ना ही उसमें कोई बाधा डाल रहा है, ठीक है, तो इसी को न्यूट्रल ट्रांसफर कहते हैं या जीरो ट्रांसफर कहते हैं। उदाहरण के लिए भी इसमें दे रखा है, जैसे आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इससे आप स्कूटर चलाएं, कार चलाएं, कुछ भी चलाएं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, इसका आपको कार या मोटर बाइक चलाने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसको न्यूट्रल ट्रांसफर कहते हैं। ये ट्रांसफर ही नहीं हुआ, इसका ट्रांसफर करने ना करने का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए यहाँ पर यह न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, दिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मोटिवेशन टाइप्स, लॉ ऑफ ट्रांसफर लर्निंग बताने की कोशिश की है। छोटा सा टॉपिक था। आप छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग याद करते रहेंगे या ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक साथ हम सब नहीं पढ़ सकते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा करके सब पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर एंड लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।